ओके, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो बेटा, अभी तक जो मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट किया था, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी फिजिक्स का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइनेमेटिक्स। और यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी अब, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जो ब्रांचेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है बेटा, सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन, फिर पढ़ना है मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशंस, और बेटा इसी का पार्ट है आपका वेक्टर्स। अब जब हम एक आइडिया लेते हैं, एक आइडिया की बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। But in a single straight line, when a body is moving, in how many directions it can move, or in how many dimensions it can move? अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो there are only two directions. Either the body will go forward or it will go backwards. ठीक है, तो दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। लेकिन जब हम लोग टू डायमेंशंस में और थ्री डायमेंशंस में बात करना शुरू करते हैं, then the real problem occurs. अब ये जो रियल प्रॉब्लम है, ये रियल प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है? फिर कि ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन तो हमें डायरेक्शन पता थी कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड आ रहे हैं, यानी हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। और बात फिर भी वही थी कि हम मूव किस पे कर रहे थे, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहे थे, ठीक है। तो as far as the motion in one dimension is concerned, we will talk about the motion of a body in a single straight line. अब वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो these are the two maximum possible directions, ठीक। बट जब बेटा आप बात करोगे थ्री डायमेंशंस के बारे में या टू डायमेंशंस के बारे में, तो अब हम बात कर रहे हैं प्लेन के बारे में। अब मैं आपसे कहूं कि इस पार्टिकल की पोजीशन को आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, रिप्रेजेंट करके बताओ, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो आप कहोगे कि सर बड़ा आसान है, हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन बाय x and y, where x is called abscissa and y is called ordinate. तो these two are called coordinates. ठीक बात है, ऐसे ही करते थे बेटा। यस सर। हाँ, लेकिन हर जगह पर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना मुश्किल हो जाएगा, हर जगह पर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं कहूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इफ इट मूव्स फ्रॉम p टू q, तो अब इसकी पोजीशन कुछ और होगी, लेट्स से x1 और y1, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली प्लेन में हम देख के समझ पा रहे हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो y पे वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना। तो वही जो मेथड है, किस तरह से हम लिखेंगे इन सब चीजों को, वो हम कहते हैं वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होगी जिसको कि देख के हम समझ जाएंगे कि ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रही है, या पार्टिकल कौन से एक्सिस पे पड़ा हुआ है, या पार्टिकल कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है। उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कहलाता है वेक्टर्स। अच्छा, अब हम लोग चाहे वन डायमेंशन की बात करें, चाहे टू और थ्री डायमेंशंस की बात करें, in all the dimensions vector representation is very important. अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, यानी वेक्टर्स के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, then it is going to be a big problem, और फिर फिजिक्स समझना मुश्किल हो जाएगा। तो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन करने से पहले हमें थोड़ा सा वेक्टर्स का ज्ञान होना जरूरी है।
तो आज इसीलिए मैंने बोला था कि हम पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, और वेक्टर्स के बाद फिर आपका 1D बहुत इजी हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि देयर इज नथिंग इन इट, कुछ था ही नहीं, और 2D भी आसान लगने लगेगा, 2D 3D भी आसान लगने लगेगा, बट पहले हमें वेक्टर्स को समझना जरूरी, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको, फिजिकल क्वांटिटीज हम उन वैल्यूज को कहते हैं या उन टर्म्स को कहते हैं which can be measured, ठीक है। अब the quantities which can be measured are called physical quantities, and obviously those physical quantities are of two types. First, आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया था, पहली होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या इनको डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच देयर इज मैग्नीट्यूड ओनली, but vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction। यानी उसको देख के समझ के हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है या फिर स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। Yes. अच्छा, अब मैं आपको ना दो स्टेटमेंट्स बोलता हूँ वन बाय वन। अच्छा, ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी मिस आउट हो रहा हो तो मुझे बता देना, कहीं पर भी कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे वहीं रोक देना, तो सो दैट के हम लोग उस पर्टिकुलर बात को पहले क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, सबसे पहले कि स्केलर और वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैं दो स्टेटमेंट्स देता हूँ। पहली स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे और सुन के मुझे बताएंगे कि ये क्या है, या मैं लिख देता हूँ। पहली छोटी सी स्टेटमेंट है, कहता है अ पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी क्वांटिटी, अ पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं बेटा आपके पास। पहली स्टेटमेंट जिसमें उसने सिंपली बहुत ही छोटी सी बात कही, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी सॉरी विद 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या समझ में आया, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? ऐसा यूनिट से अंदाजा लगाते हैं बेटा। ऐसा यूनिट देखो, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड, ठीक है। और दूसरा किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? Velocity. वेलोसिटी। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको खुद से समझना है, इस चीज को आपको लैंग्वेज से खुद से इंटरप्रेट करना है कि एग्जैक्टली वहां पर बात किस चीज से रिलेटेड हो रही है। देखो, यहां उसने कहा अ पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ द पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दिस स्टेटमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। ठीक है बेटा। अब क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है तो हम यहां से ये बात समझ जाएंगे कि ये क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए सिर्फ स्पीड। लेकिन अगर हम नीचे वाली स्टेटमेंट को गौर से देखें तो अ पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, यहां उसने डायरेक्शन साथ में दे दिया। अब डायरेक्शन अगर साथ में दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गई है? वेलोसिटी हो गई, ठीक है। Yes. हाँ, अब हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जब भी कभी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे तो उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाएंगे?
एरो। ये जो एरो होता है बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है इसकी टेल और दूसरा होता है इसका हेड, ठीक है। और हमेशा जिस भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा हुआ होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कहने का मतलब कि इस क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ इसका कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो हमने ये एरो लगाया। अब लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूं बार बार, अ वेक्टर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, अगर आपको ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन दे दिया जाए, तो याद रखना बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से। हम क्या लगाते हैं? ये कैप लगाते हैं। जैसे ए वेक्टर इक्वल होगा इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। तो कैप गिव्स अस द डायरेक्शन, ठीक है, कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही बेटा y एक्सिस के अलोंग लगाते हैं j कैप और z एक्सिस के अलोंग लगाते हैं k कैप, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी i कैप लगा हुआ होगा, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर j कैप लगा होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑन y एक्सिस। और k कैप रिप्रेजेंट करेगा z एक्सिस को, ठीक है। यस सर। हाँ, तो a वेक्टर को बेटा यहां पर हमने लिखा था a कैप इंटू मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वेक्टर के बराबर में दो पैरेलल लाइंस लगा देंगे, एंड दीज पैरेलल लाइंस आर नथिंग बट मॉड्यूलस। क्या होता है ये? मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस किसको रिप्रेजेंट करता है? मैथ्स में आप मॉड्यूलस लगाएंगे, यूज करेंगे, इवन फिजिक्स में भी आप यूज करेंगे मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है that we are hardly concerned with whatever be the sign here, we are concerned with only the value. Let's say कि अगर कहीं पर लिखा है -2, now what is the magnitude of this? Its magnitude is 2 only, ठीक है। अगर लिखा है -x, तो -x का मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड होगा x ओनली। यानी वहां पर हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, बाकी किसी और चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। यस सर। आप इस बात को नंबर लाइन पे भी समझ सकते हो। मान लिया ऑन नंबर लाइन, ठीक है, लेट्स से कि ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 है। सिमिलरली इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है। अब कोई ये कहे कि a man moves from, a man is standing 2 meters towards the left. अब 2 meters towards the left, हमने इसको -2 लिखा ना, बट देखा जाए तो मैं इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट तो 2 मीटर से ही कर रहा हूं ना, तो वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। तो 2 meters towards the left, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कार, ठीक, a car is moving towards the right from the origin, ठीक है। अब car is moving towards the right from the origin with velocity 10 meter per second। लेकिन अगर हम कहें another car is moving with the same velocity in the opposite direction, तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे -10 meter per second से। लेकिन उसने कहा क्या? with the same velocity, so with the same velocity in opposite direction, so this negative sign is for the opposite direction। तो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि वो अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्दो कि वेलोसिटी नेगेटिव में
उसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब आप सोचो -2 अगर कोई नंबर है तो वो सिर्फ नंबर है, उसका वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मींस आप -2 मीटर, अगर आपसे कोई कहे कि मार्केट से जाके 2 मीटर कपड़ा ले आओ, तो आप 2 मीटर कपड़ा तो ले आओगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि -2 मीटर लेके आना, तो विल यू बी एबल टू डू दैट? No, sir. हाँ, तो सिंपल बात है, यहाँ पर माइनस का वहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिर्फ वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है बेटा? Okay, sir. Yes. वेक्टर की इतनी बात क्लियर है अभी आप सब लोगों को? संस्कृति क्लियर है बेटा? Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. सना क्लियर है बेटा? Yes, sir. वंश, Yes, sir. अनुभव, Yes, sir. कुणाल? Yes, sir. कुणाल बेटा, आप क्लास जल्दी क्यों लीव कर देते हो? सर मैं सर वाईफाई खोल रहा हूँ। अच्छा, आज तो ठीक चल रहा है ना? यस सर। क्योंकि अब से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है? अच्छा, तो इतनी बात अगर आप सब लोगों को क्लियर है, तो क्या मैं बोर्ड रब कर दूं? Yes, sir. ओके। ठीक है, तो ये तो बात थी नोटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर्स को नोट किस तरीके से नोट करें, ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे पहले हम वेक्टर्स का मैथमेटिक्स सीखेंगे कि हाउ वेक्टर्स गेट्स एडेड अप। इस बात को ऐसे समझना, आपके पास जब भी कभी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, तो आप कैसे उनको ऐड करते हो? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि लेट्स से x की वैल्यू अगर आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है, तो मैं आपसे कहूं बेटा x प्लस वाई निकालो, तो आप x प्लस वाई को अगर लिखोगे तो x प्लस, अच्छा उससे भी पहले नोटेशंस की बात दोबारा से कर लेते हैं, इसको समझाने से पहले नोटेशंस को फिर से समझो। 3 डायमेंशनल प्लेन में अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये x एक्सिस है तो यहाँ पर डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे i कैप से, ये y एक्सिस है तो यहाँ पर डायरेक्शन को j कैप से, और ये z एक्सिस है तो यहाँ पर डायरेक्शन को हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों डायरेक्शन वेक्टर्स को कलेक्टिवली ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। आप अपने रूम का कोई भी एक कोना देखो, वहां पर 3 लाइंस आकर ऐसे मीट कर रही होंगी, ठीक है? 2 ऐसे और एक ऐसे, तो ये जो 3 लाइंस ऐसे मीट कर रही होंगी, यहाँ पर हमेशा तीनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? 90, 90 एंड 90। आप अपनी छत का कोना देखो, वहां पर आपको 3 लाइंस दिखाई दे जाएंगी जो कि मीट कर रही होंगी, एक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, एक एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक वाई को, ठीक है? तो वहां पर ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देती है। तो हम एक एक्सिस के ऊपर जो डायरेक्शन होती है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे एक्सिस पर जो डायरेक्शन होती है उसको वाई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे को जेड से, सॉरी के कैप से। तो ये आपके पास होगा ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 डायमेंशन में बात करें जिसमें कि समझना ज्यादा आसान होगा, तो लेट्स से कि ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल एक्सिस है और ये आपका वो पोजीशन है P, पॉइंट P
जिसकी पोजीशन मुझे स्पेसिफाई करनी है, ये ओरिजिन हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये मुझे एक्स मिलेगा बेटा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, वाई। इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो बेटा इसको अगर मैं कहूं कि ये आई कैप है और इसको अगर मैं कहूं कि ये जे कैप है, जो कि हमने बोला था कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस पर्टिकुलर वेक्टर को मैं आर से रिप्रेजेंट करूं, तो वेक्टर्स में एडिशन कैसे होती है? वेक्टर्स कभी भी स्केलर एडिशन को फॉलो नहीं करते। अगर आपको ये बोला जाएगा कि व्हाट इज 2 + 3, तो आप कहेंगे कि 5, लेकिन वेक्टर्स में 2 + 3 5 नहीं हो सकता। ठीक है, वेक्टर्स में एडिशन करने का तरीका अलग होता है। अब कैसे एडिशन करते हैं, ध्यान से समझना। इसको अगर मैं वेक्टोरियल नोटेशन में लिखने की कोशिश करूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो कैसे लिख पाऊंगा? x इंटू आई कैप। देखो x तो मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस ना, Yes, sir. तो इसको लिखेंगे x इंटू आई कैप। इस पर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? y इंटू जे कैप। यानी ओ ए और ओ बी की अगर बात करें तो ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू x इंटू आई कैप। सिमिलरली ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू y इंटू जे कैप। हमने क्यों लिखा इसको x इंटू आई कैप? क्योंकि ओ ए अगर एक वेक्टर है, वेक्टर मींस अलोंग x एक्सिस हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के साथ ही बात करेंगे। सो दिस वैल्यू x इज अलोंग द x एक्सिस। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. तो क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है तो हमने साथ में क्या लगा दिया? आई कैप लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली ये वैल्यू ओ बी, दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो मैंने इस वैल्यू को लिया वाई और डायरेक्शन को क्या ले लिया? जे कैप ले लिया। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, तो बेटा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओपी वेक्टर बराबर होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के। अब आप कहोगे कि ये क्या हुआ, ये कैसे आया? यानी हम यहां पर अगर शिफ्टिंग की बात करें, लेट्स से कि ये यहां पर देखो क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है ये। Yes, sir. Yes, sir. यहां से आपने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करा तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट ना, और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करोगे तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। Yes, So sir. OB will be equal to PA and AO या OA will be equal to BP, तो ये इक्वल भी है और पैरेलल भी हुए। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये इक्वल भी हुए और पैरेलल भी हुए तो बेटा OP वेक्टर विल बी इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। अब ये कैसे आया? एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए आप याद रखना कि क्या फॉलो करोगे। लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए आप क्या फॉलो करोगे? सबसे पहला लॉ वेक्टर्स का, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखें, इट स्टेट्स दैट if two vectors are placed in such a way if two vectors are placed in such a way that the head of one vector coincides with the tail of another vector, then the third vector
which is in the opposite direction of the given two vectors gives us the sum. Gives us the sum. लास्ट लाइन रिपीट करना. मैं फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं. If two vectors are placed in such a way that head of one vector coincides with the tail of another vector, then the third vector, which is in the opposite direction to the given two vectors, gives us the sum of the vectors. Gives us the sum of the vectors. ठीक है? Yes, sir. यानी अगर दो वेक्टर्स आपके पास हो, लेट्स से एक वेक्टर ये रहा, ये आपका ए वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, ये आपका बी वेक्टर है. तो जो तीसरा वेक्टर होगा, अब यहां पर अगर आप इन दोनों को देखो तो सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. चल रहा है ना? Yes, sir. तो जो थर्ड वेक्टर होगा ये वेक्टर, अगर इसकी भी सेंस इसी तरफ हो तो ये तो सेम डायरेक्शन में आ गए, है ना? Yes, sir. अगर इसका एरो मैं इस तरफ ले लूं नीचे की तरफ और टेल इसको कंसिडर कर लूं तो ये तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना? Yes, sir. एक क्लोज्ड फिगर बनती हुई दिखाई दे रही है ना बेटा? इसीलिए डेफिनेशन में कहा then the third vector which is in opposite direction to the another two vectors gives us the sum. तो ये जो तीसरा वेक्टर है, ये वेक्टर r वेक्टर हमें देगा sum of the given two vectors. ठीक है? Okay, sir. तो ये वेक्टर इन दोनों का सम होगा. नाउ लुक एट दिस, ध्यान से देखना. आपका वेक्टर अलोंग आई एक्सिस है, तो ओ ए यहां एरो लगा सकता हूं. दिस इज ओ ए वेक्टर. ठीक है? Yes, sir. दिस इज योर ओ बी वेक्टर. इस तरफ एरो लगाया. ओरिजिन दोनों का यही है. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं तो इस फिगर में ये वाली जो साइड है PA, दिस साइड PA इज द प्रोजेक्शन ऑफ OB. यानी ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, OB को. पैरेलल साइड्स है ना, तो पैरेलल साइड्स जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है ना. तो अगर ये OB वेक्टर है तो ये भी OB वेक्टर के बराबर होगा. Yes, sir. तो ये दोनों वेक्टर्स आपको किस में दिखाई दे रहे हैं बेटा? एक ही सेंस में दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शन में. तो ये वाला वेक्टर अपोजिट होना चाहिए, तभी ये सम को रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस r वेक्टर विल बी इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप. ये 2D में था. अगर यही चीज 3D में होती तो r वेक्टर किसके बराबर हो जाता? xi प्लस yj प्लस zk इन 3D. अब इस बात को समझो एक एग्जांपल से. मान लो कि ये पॉइंट P है और इसकी वैल्यू होती कुछ 2 3. तो इसका मतलब ये जो r वेक्टर होता विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन. अच्छा, ये ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट है. इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप हमेशा डायरेक्शन निकालोगे या पोजीशन लिखने की कोशिश करोगे. तो इस पॉइंट P पर r वेक्टर की वैल्यू इस प्लेन में क्या होगी? इस प्लेन में होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप. ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप अपने रूम में, ठीक है,
लेट्स से कि आप अपने रूम में किसी एक जगह पर बैठे हुए हो, ठीक है। जहां पर आप बैठे हो तो आप कहाँ बैठे हो, अपने फ्लोर पे ना, उसी प्लेन पे बैठे हो ना, am I right? Yes, sir. आप उस रूम में आपके चारों कॉर्नर्स में से किसी भी एक कॉर्नर को आप अपना ओरिजिन मान लो, ठीक है। और बाकी चारों कॉर्नर्स से अपनी डिस्टेंस मेजर करो, तो हर बार अलग आ रही है चारों केस के अंदर। अगर आप रूम के एग्जैक्टली सेंटर में नहीं हो तो Yes, sir. Yes, sir. आएगी ना, हर कोने से डिफरेंट आएगी ना, समझो, फिर से समझो। ये आपका फ्लोर है, ठीक है। आप यहां कहीं पर बैठे हुए हो बेटा, ठीक। तो ये अगर आपकी लेंथ है L और ये आपकी है ब्रेड्थ, लेट्स से कि आप इस पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेते हो। जब आप इसको अपना ओरिजिन मानते हो तो लेट्स से कि अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ द रूम यू आर सिटिंग एट 1 meter and along the length of the room you are sitting at 2 meters। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 2 हो गए ना, यही हुए ना। Yes, sir. तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो आप लिखो, आप ये कहो कि भाई आई एम सिटिंग एट 1 2। जब आप कहोगे यू आर सिटिंग एट 1 2 तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या है 1 2 कहां से। यहां से भी कुछ 1 2 हो सकता था, यहां से भी हो सकता था, यहां से भी हो सकता था। लेकिन अगर आपने चारों कॉर्नर्स को कुछ नाम दे दिए, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और अब आप कहो माय पोजीशन OP, पोजीशन OP इज I1I प्लस 2J। तो सबको समझ में आ गया कि OP वेक्टर 1I प्लस 2J है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग वो 1 मीटर पर प्रेजेंट है और y एक्सिस के अलोंग वो 2 मीटर पर प्रेजेंट है। तो 1 मीटर इधर चलेंगे और 2 मीटर इधर चलेंगे और बीच में जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे दैट विल बी योर पोजीशन, ठीक है। Yes, sir. ये बात क्लियर हुई वंश? वंश ये बात क्लियर है बेटा? शौर्य ये बात क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। अखर कुछ प्रॉब्लम है बेटा इसके अंदर या क्लियर है? क्लियर है सर। कुणाल कुणाल क्लियर है बेटा या कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. अच्छा, संस्कृति आपकी आवाज नहीं आई संस्कृति, मुझे पता नहीं चला। सर क्लियर है। ओके बेटा। मिष्टी, क्लियर है सर। सना, सना, Yes, sir. अच्छा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं, ठीक है। ये बताएं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ठीक है, लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो अ पार्टिकल मूव्स 3 meters due east। A particle moves 3 meters due east and then it turns at the right angles and moves 4 meters due north। 4 meters due north। Calculate the displacement of the particle and
write its vector equation and write its vector equation. Sir, please repeat last line. A particle moves 3 meters due east and then it turns at right angles and moves 4 meters due north. Calculate its displacement and write its vector equation. अब देखना, ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को, आपको आपकी कई सारी सवालों का जवाब मिलेगा। देखो, ये ओरिजिन है, ये ईस्ट और ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। उसने कहा अ पार्टिकल मूव्स 3 meters ड्यू ईस्ट, 3 मीटर मूव कर गया, लेट दिस बी योर पॉइंट ए, ठीक है? तो मैं यहाँ वेक्टर लगा दूंगा क्योंकि डायरेक्शन ये थी इसकी मूव करने की, ओरिजिन यहां से चला वो, एंड देन इट टर्न्स एट द राइट एंगल एंड मूव्स 4 meters ड्यू नॉर्थ। अब यहां पहुंच गया 4 meters ड्यू नॉर्थ। अब कहता है कि कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? हाउ कैन यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहले 9th में किया होगा डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन, बताना जरा क्या होती है? Velocity into time. शाबाश, वेरी गुड। Anybody else? Anybody else? Shortest path. अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ। और कोई बेटा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कोई नहीं, मिष्टी क्या होता बेटा? बेटा बोलो, गलत ही बोलोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? और मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज को कोई भी गलत नहीं बोलेगा, सभी लोग ठीक ही बोलेंगे। बट आई जस्ट वांट टू नो कि डिस्प्लेसमेंट को आपने कैसे डिफाइन किया, कैसे करते हो? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अथर क्या होता बच्चे? अथर, संस्कृति, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? Sir, when the object is displaced from one place to another. आपकी आवाज ना बहुत ही लो आती है, बहुत ही लो, थोड़ा सा लाउड बोला करो बेटा। Sir, अब आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब ठीक आ रही है, बोलो। Sir, displacement is the when the object is displaced from one place to another. ओके, अच्छा, पहली तो बात ये बेटा, जिस किसी ने भी अभी फॉर्मूला बेस्ड बोली थी डेफिनेशन, मैं बार बार कहता हूं, आप डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला आप डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों करते हो ऐसा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट को जब भी कभी डेफिनेशन बोले तो प्रॉपर डेफिनेशन बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। जब आपने बोला शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आप जीपीएस ऑन करते हो, उसमें आपने डेस्टिनेशन डाला, तो वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है, वो बोलता है वहां पर that you are on the shortest path and you will be reaching your destination by this time। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपको डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, नहीं, स्टिल यू आर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, बिकॉज क्योंकि आप इस तरह से zigzag मूव करके जाते हो, आपकी कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट चला यहां से था, तो O इज द इनिशियल पॉइंट,
पहुंचा कहां, बी पे, तो इट मींस ये डिस्प्लेसमेंट करिए इसमें ओबी। अगेन ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है ना यहाँ पे। देखो ध्यान से, एक वेक्टर इस तरफ, हेड एंड टेल ऑफ द टू वेक्टर्स आर मीटिंग, दूसरा वेक्टर ऊपर की तरफ, और तीसरा वेक्टर ओबी, वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो ये 3, ये 4, ये कितना होना चाहिए? 5. एग्जैक्टली ये 5 होगा। तो क्या ये अलजेब्रिक सम हुआ? नहीं हुआ ना? क्या बेटा दिस इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अलजेब्रिक एडिशन? No, sir. क्योंकि 4 + 3 तो 7 होता है, बट यहां आंसर कितना है आपका? 5। नाउ दिस 5 इज ड्यू टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अच्छा, आपने 5 निकाला कैसे? आपने 5 निकाला, ये राइट एंगल बन रहा था, तो इसका मतलब OB² विल बी इक्वल टू OA² प्लस AB²। निकल गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 का अंडर रूट, यानी 5 आ गया OB। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ गया 5। ठीक बेटा, तो एक तो हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चला। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो बेटा OB को आप क्या लिख सकते हो? OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. अब OA वेक्टर किसके बराबर है? 3i कैप। AB वेक्टर किसके बराबर है? 4j कैप। और OB वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? R वेक्टर लिख ही सकते हो। ये लो जी, आ गया। और इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। लिख लो इसकी डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर is the vector which specifies the position of a particle with respect to origin in a plane. With respect to रिपीट कर दो। position vector को define करेंगे बेटा, लिखो it specifies the position of a particle. It specifies the position of a particle in a plane with respect to origin. Now this plane can be 2-dimensional or 3-dimensional. ठीक है, the vector which specifies the position of a particle in a plane with respect to origin is called position vector. सर एक बार वेक्टर एडिशन दोबारा समझा दो। हाँ ठीक है बेटा, फिर से समझो। अच्छा ये बताओ, स्टेटमेंट क्लियर है वेक्टर एडिशन की? यस सर। हाँ, वेक्टर एडिशन ये कहता है अगर आपके पास 2 वेक्टर हो, ठीक है, अब ये 2 वेक्टर जैसे पड़े हुए हैं, ठीक, तो वो कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स का सम, लेट्स से कि ये आपका P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। याद रखना, एडिशन के लिए हेड से टेल मीट करना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है बेटा, जरूरी है, हेड से टेल मीट करना चाहिए। देन द थर्ड वेक्टर which is inclined on these two vectors, ठीक है, but sense of rotation टूट जाए।
अब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो कायदे से सेंस ऑफ रोटेशन में इसको नीचे आना चाहिए था ना, Yes, sir. लेकिन नीचे नहीं आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वेक्टर जो नया वेक्टर है ये आर वेक्टर कहलाएगा, एंड दिस विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है Yes. बेटा। अब यहां पर आप कहोगे कि सर आपने यहां वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यहां तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। हाँ, मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है, बट ये एग्जाम्पल था तो आप इससे रिलेट कर पा रहे हो कि राइट एंगल पे मूव कर रहा था, बट अब यहाँ राइट एंगल नहीं है, यहाँ एंगल कुछ और चेंज हो गया, तो ये भी बताएंगे अगर एंगल डिफरेंट हो तो कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि दो वेक्टर्स ऐड कब होते हैं। तो दो वेक्टर्स ऐड होते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, Yes. ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, अच्छा यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. वंश, शौर्य क्लियर है बेटा यहां तक का पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अथर, कुणाल, Clear है sir. लक्ष्य बेटा, Yes, sir. मिष्टी, सना, संस्कृति, Yes, sir. मिष्टी क्लियर है बेटा, सना, Yes, sir. अनुभव क्लियर है? अनुभव, अच्छा अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं? अलग अलग तरह के वेक्टर्स होते हैं, अलग अलग नाम है उनके। तो वो जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर सीखेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और किस तरह से वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे अगर वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइंड हो तो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। तो बेटा कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? Those vectors which are present on a line irrespective of direction, then the vectors are called collinear vectors. ठीक है, the vectors which are placed on a line but they are or they may be in different directions, yani irrespective of their directions, they are said to be collinear. ठीक है, Yes. sir. नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स ऑन अ प्लेन। अब ये टू डायमेंशनल प्लेन था एक्स वाई, अब वेक्टर्स ऑन अ प्लेन irrespective of their direction are called coplanar vectors. अगर ये a वेक्टर है, ये d वेक्टर है, ये c है, ये d है, ये e है, तो ये सभी वेक्टर्स जो कि irrespective of their direction different directions में placed हैं बट हैं सारे के सारे एक ही प्लेन में, then they are called coplanar vectors. थर्ड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमने अभी रिप्रेजेंट किया था किससे? कैप से। सो दिस वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन, दिस वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन। तो यानी एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विद द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है,
सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा अलग तरह का मैथ्स है, ठीक है, बट इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फर्ज करो कि मान लो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, ठीक। लेट्स से कि आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक। ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इसका ना यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा बेटा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अब मॉड ऑफ ए कैसे निकले? तो जो ए वेक्टर होता है इसको तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप। मॉड ऑफ ए में आप इनके कोफिशिएंट्स को, जैसे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ ए होता है अंडर द रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट कितना है बेटा यहाँ पर? 1 का स्क्वायर कर देंगे। जे का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया? √2। तो योर आंसर इज आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. अभी जो हमने यहाँ पर किया था कि ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, ठीक है, ओ बी ओ ए बी। तो ये ओ बी भी तो ऐसे ही निकला था, यानी ओ बी वेक्टर किसके इक्वल आया था? 3i प्लस 4j। तो अल्टीमेटली आपने किया क्या था यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी जब निकाला तो देखो क्या आया? अंडर द रूट आई का कोफिशिएंट क्या है? 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है? 4 का स्क्वायर, क्या आ गया बेटा? 25। आंसर इज 5। तो जो डिस्प्लेसमेंट आई थी वो क्या था? वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। ठीक है बेटा। Okay, sir. The magnitude is the root of the sum of the squares of coefficient, है ना? Yes, sir. अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म नहीं है, आज हमने 3 ही टाइप्स पढ़ी हैं। Although there are 9 to 10 types, 9 to 10 different types. Next time we will continue from here only, but यहां तक का पार्ट बहुत ही बेसिक और बहुत ही इनिशियल पार्ट है। आप इसको एक बार अपनी रिफ्रेशर्स में से थोड़ा सा पढ़ें जरूर, और पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सारे पढ़ लेना भले ही, ठीक है, जिससे कि जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। और आज क्योंकि ये नया टॉपिक था, आपको बहुत ज्यादा हो सकता है कि इसका नो हाउ ना हो, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इसको पहले पढ़ भी रखा हो, लेकिन स्टिल क्योंकि टॉपिक नया है तो अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आए। अगर ऐसा है तो मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना। आई विल टेक वन मोर क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल टेक इट अप अगेन, कोई इश्यू नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे समझ में नहीं आया बाकी कोई क्या सोचेगा। अगर ऐसे वाली बात है तो बेशक से इंडिविजुअली मेरे को मैसेज कर देना, इंडिविजुअली कॉल कर देना, आई विल अरेंज अ सेशन फॉर यू, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज बेटा इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। Yes, sir. केयरफुली वॉच द वीडियो अगेन। और एक और मैं बात बता दूं, हमेशा बेटा एक मेथड है रिवीजन का, हर क्लास का। वो रिवीजन का जो मेथड है उसको जरूर और जरूर फॉलो किया करो। और वो मेथड क्या है देखो ध्यान से, वो मेथड है पहले 15 minutes after the class, at least 15 minutes after the class जरूर और जरूर रिवाइज करा करो जो भी कुछ क्लास में हमने किया उसको। दूसरा 15 minutes
बिफोर द क्लास। पिछली क्लास को जरूर और जरूर रिवाइज करो। तीसरा, डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सको उतनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करो। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत हुआ करेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा? Okay, sir. सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने ही करने, राइट? Yes, sir. बाकी नेक्स्ट आगे परसों स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ तक का बहुत ही बेसिक पार्ट था वेक्टर्स का, सो पढ़ जरूर लेना। ओके Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू। Bye, किसको sir. कोई और डाउट तो नहीं आज वाली क्लास में? No, sir. चलो ठीक है बेटा, फिर थैंक यू, Bye, sir. बाय।